हेलो हेलो हेलो। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या सुन पा रहे हो आप? गुड इवनिंग। राम राम, नमस्कार 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 नमस्कार। करें स्टार्ट? चलो तो फिर करते हैं स्टार्ट। कैसे हो आप सब लोग? तो जय श्री श्याम, आ जाओ आ जाओ। शाम वाला टाइम तो तुम्हें रास आ गया, अब 9 बजे वाला तो ऑल क्लियर, एकदम क्लियर। क्या का इंतजार करवा दिया, मैं तो टाइम पर ही हूँ। 5-7 मिनट तो मेरे अधिकार क्षेत्र में यार, खाना वाना खा के थोड़ा एकदम सही हो। तो कितनी दिवाली की, कितने दिन की छुट्टी करनी है तुम्हारी? तुम्हारे दिवाली के कितने दिन की छुट्टी करनी है ये बताओ मेरे को। हम्म। वॉइस नहीं आ रही, आवाज़ एकदम सही तो आ रही है। 4 दिन की, 2 दिन की? सिंपल करवाएं मैंने सर, पूरा नोट डाउन करवाते हैं, बस वही नोट्स हैं सुरेश जी की तरफ से, दिवाली के दिन की। तो दिवाली की छुट्टी तुम्हारी लगभग हम लोग जो है वो 31, 1, 2, 3, 4 दिन की करेंगे, पर संडे की छुट्टी नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? इस संडे की छुट्टी नहीं करेंगे। 31, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 मतलब 4 से वापस क्लास चालू। ठीक है, 4 दिन बहुत है। आज क्या पढ़ेंगे सर? आज कुछ मतलब कहानी पढ़ेंगे अच्छे से। ओके सर, 1 घंटा दे देना पूजा के लिए, बस बहुत है। बहुत है। हाँ, सभी जाएंगे घर हाँ होंगे, मेंस के अंदर तो पूरा कंटेंट ही अलग होगा आप लोगों के लिए। तो क्या याद रखना है? 31, 1, 2 और 3, 4 दिन की आपकी छुट्टी। और इसके बदले में हम आपके इस रविवार की भी छुट्टी नहीं करेंगे, और आगे आने वाले रविवार की भी छुट्टी नहीं करेंगे। ये सूचना है। हम्म। सही है। तो होगी छुट्टियां बराबर। कुछ रुपये छुट्टियां वैसे भी कम ही होती है। तो छुट्टी तुम्हारी जो है वो वही 1 दिन की दिवाली की छुट्टी है। एक तो रविवार है, वैसे भी 3 तारीख को तो तुम्हारा रविवार है। हाँ, इन 2 छुट्टियों के बदले में हम 1 दिन पहले आपका रविवार ले लेंगे, और एक अगला रविवार ले लेंगे, तो बात बराबर कर। ठीक है। आ जाओ आ जाओ आदित्य, बस सारी दे दें इन्फॉर्मेशन, पढ़ लें। चले। धर्मपाल, बात ये है जो उपलब्ध करवाया गया है उसमें आप जैसे जैसे टीचर पढ़ाए वैसे वैसे वैल्यू एडिशन कर लो। बेसिक नोट्स हमने आपको दे दिए हैं। ठीक है। मेरे सब्जेक्ट के 4 के मिलने बाकी हैं, 5 के। राजस्थान इको, इंडिया इको, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान ज्योग्राफी, और दोस्तों आपके जो है वो इंडियन पॉलिटी के मिलने बाकी हैं। उसके अलावा बेसिक नोट्स हमने आपको दे दिए हैं। अब तुम कोई वेब सीरीज नहीं देख रहे हो कि तुम पेन नहीं उठा सकते। आगे बात समझ में? हाँ, और ये हर स्टूडेंट की यही बात है कि सर बस बेसिक दे दो, और हम हमारी तरफ से ऐड करवा देंगे। तो टीचर की भी तो अपनी कला है, वो आपको जो जो एक्स्ट्रा बताए वो ऐड करते चलो। अब एकदम ये भोला हो गया, अरे इसकी तैयारी करो, थोड़ा बहुत तो लखन रखो। हाँ, ये कहीं नहीं है कि जो नोट्स दिए हैं वही मतलब आपके ऐप पे पढ़ाए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो चलो मेरी वाली चीज में मैच कर जाते हैं, मेंस के टाइम पे प्रॉपर मैच कर जाएगा। लेकिन अब आपको जो है वो राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के बेसिक नोट्स मिल गए। अब आपको सर पढ़ा रहे हैं, वो तो और अच्छा पढ़ाएंगे ना, तो वो आप वैल्यू एडिशन कर दो, यही तो होती है आरएस की तैयारी। हाँ, अगर ये भी नहीं कर सकते ना तो तुम गलत फील्ड में हो। क्योंकि आरएस का मतलब भी वैल्यू एडिशन है, कि अपनी तरफ से आप वैल्यू एड करें।
चाहे सर करवाएं वो, चाहे बाद में आप करें वो। हाँ, और अगर आप टीचर के साथ साथ नोट्स बनाते जा रहे हो तो फिर आपको ऐप के नोट्स की जरूरत ही नहीं है। वो तो इसलिए है कि कोई नया आदमी आए, वो आते ही अपने जो है वो प्रिंट करवा के बेसिक पढ़ ले, और तो टीचर पढ़ा रहा है वो साथ साथ कवर करवा ही रहे। ज्योग्राफी वाले सर कहाँ चले गए? 2 दिन तो उनको रेस्ट करने दो, दिवाली बाद में वापस आ रहे हैं तुम्हें राजस्थान ज्योग्राफी के साथ। हाँ, रिवीजन क्लास दिसंबर में होगी। तुम्हारी जन शिकायत निवारण प्रणाली खत्म हो जाए तो क्लास टॉपिक चालू करूँ। आज हम नगरीय निकाय पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? नगरीय निकाय पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नगरीय निकाय पढ़ेंगे, और नगरीय निकाय में हम थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। अब कमेंट सेक्शन मैंने आप लोगों की बंद कर दिए हैं, कृपया करके नगर निकाय पे फोकस कर लो। 15 मिनट बाद में कमेंट सेक्शन में हम वापस मिलेंगे, तब हम जब चर्चा करेंगे, ठीक है। और पंचायती राज नगर निकाय दोनों की पीडीएफ साथ ही देंगे, सैटरडे को देंगे, तब तक मैं रिवीजन करवा देता हूँ, बढ़िया पढ़ा दूंगा, फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मेरे वाले के मंदिर थोड़ा एडजस्ट करो दिवाली तक, दिवाली बाद में तुम्हें कुछ भी जो है डिले चलेगा नहीं। आ जाओ, अब नगर निकाय पढ़ेंगे। पंचायती राज तुम लोगों ने पढ़ लिया, और मेरे हिसाब से पंचायती राज के अंदर तुम लोगों को जो है वो कॉन्फिडेंस भी आ गया। अब आपका टॉपिक एक ही बचता है, और वो है नगर निकाय। फिर हम लोगों को विधानसभा पे चलना है। हाँ, विधानसभा पढ़ने के लिए फिर हम लोगों को जो है वो विधानसभा पे जो है वो चलना है। तो हमने नगरीय निकाय जो आपके हैं, नगरीय निकाय हम लोग अब जब पढ़ेंगे, उससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा है। थोड़ा सा बेसिक हम लोगों ने इसके बारे में क्या कर रखा है? पढ़ रखा है। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें तो नगरीय निकाय क्या है? तो पहली चीज तो क्या है? ये स्थानीय स्वशासन, जो लोकल गवर्नेंस है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस है, स्थानीय स्वशासन, जहां जनता जो है वो अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से खुद ही जो है वो शासन चलाती है। और उसमें आपका एक पंचायती राज आप लोगों ने पढ़ा, और उसके साथ साथ आप लोगों ने क्या पढ़ा था? उसके साथ साथ आप लोगों ने जो है वो आज आप पढ़ेंगे नगर निकाय। ये दोनों ही दोस्तों जो है वो आपके क्या है? स्थानीय स्वशासन है। दोनों ही क्या है? स्थानीय स्वशासन है। अगर हम नगर निकाय के बारे में बात करें तो हम यहाँ मॉडर्न सिस्टम के अंदर आपके यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नेंस क्या होती है उसकी बात करेंगे। वैसे तो अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी नगर नियोजन था, हमारे यहाँ तो था ना, उस समय भी नगर तो चल ही रहे थे, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ काम तो था ही। लेकिन अगर हम अंग्रेजों के आगमन के बाद में देखें तो हमारे यहाँ पे अंग्रेजों ने जो है वो दोस्तों सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया? प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, तो याद रखें दोस्तों, आपके यहाँ पे अंग्रेजों ने सबसे पहले जो है 1687 में, याद है तुम लोगों को? अंग्रेजों ने सबसे पहले 1687 के अंदर मद्रास नगर निकाय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? मद्रास नगर निकाय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? मद्रास नगर निकाय की स्थापना की। तो याद रखना, ये तो याद किया था कहाँ सर? ये तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ लग रहा है, क्योंकि पंचायती राज की डेवलपमेंट में, लोकल बॉडीज की डेवलपमेंट में उस समय इसका जिक्र तो आया था। आया था? श्योर? ओके बात, फिर बाद में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो 1687 में मद्रास नगर निकाय की स्थापना होती है आपके यहाँ पे 1687 में। लेकिन इसके बाद में भी दोस्तों आपके यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में दोस्तों जो है वो इसके बाद में कौन से, तो 1726 के अंदर बंबई और कलकत्ता नगर निकाय भी बनते हैं। बंबई और कलकत्ता नगर निकाय भी बनते हैं। बंबई और कलकत्ता नगर निकाय भी बनते हैं। तो पहले वाले का तो पता नहीं कितनी बार पूछ लिया, ये फैक्ट तो अब तक राम जाने कितनी बार पूछ लिया, लेकिन अपने को ये भी पूछ ले तो अपन तो बता सकते हैं ना, ये भी पूछ ले तो अपन बता सकते हैं ना कि 1687 में मद्रास नगर निकाय की स्थापना हुई थी। उसके बाद अंग्रेजों ने जो है वो 1726 में बंबई में भी और कलकत्ता में भी जो है वो दोस्तों म्युनिसिपैलिटी की जो है वो स्थापना की। देखो भाई, 1687 1726, 1687 1726, भारत की स्टार्टिंग के 3 नगर निकाय अगर आप लोग देखना चाहें तो 3 नगर निकाय कौन से हैं? एक मद्रास, मद्रास के बाद में बंबई, बंबई और कलकत्ता, बंबई और कलकत्ता, बंबई और कलकत्ता। हाँ सर ये तो पता है, हाँ वेरी गुड, चले आगे श्योर। चलो तो फिर आगे चर्चा करते हैं और आगे कंटिन्यू रखते हैं इसको। जल्दी में जो है ना कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और कल ये टॉपिक पूरा होने के बाद में हम स्टार्ट करेंगे आपका क्या? सीएम और विधानसभा।
क्या स्टार्ट करेंगे? सीएम और विधानसभा। कल आपका नगर निकाय का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, हम सीएम और विधानसभा का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा तैयार रहना। तो मद्रास नगर निकाय आप लोगों को पता है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को बंबई एवं कलकत्ता नगर निकाय का पता है। उसके बाद में अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद आ रहा है तो राजस्थान में सबसे पहले, राजस्थान में अगर आप लोग बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले नगर निकाय 1864 के अंदर, 1864 के अंदर माउंट आबू में पहला नगर निकाय, माउंट आबू में पहला नगर निकाय जो है वो अंग्रेजों ने स्थापना की। कहां पे दोस्तों? माउंट आबू में पहले नगर निकाय की जो है वो अंग्रेजों ने स्थापना की। कहां पे? माउंट आबू के अंदर, राजस्थान में। अब जरूरी नहीं उस समय सारे के सारे जनप्रतिनिधि थे, उस समय प्रशासक ही चलाया करते थे अंग्रेजों के टाइम में, लेकिन फिर भी एक सिस्टम बन चुका था, है ना। अब धीरे धीरे, सियाराम की क्या बात है, सियाराम इससे ज्यादा मैं तो अब ब्लॉक ही हो गया यार। हाँ, रुका तो नहीं जा रहा आपसे। हाँ, तो ये तो आप जाके अब एनजी कैटेगरी के बारे में बताएं, ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट कैटेगरी के बारे में बताएं, तो ये मतलब एससी को कितनी छूट है, एसटी को कितनी छूट है, ओबीसी को कितनी छूट है, एनजी कैटेगरी को कितनी छूट है, ये बेसिक पता है किसको काम होता है? तुम 12वीं पास के साथ साथ ग्रेजुएट हो, तो इतने है ना गुण खुद में होने चाहिए कि आप जाके जो है वो ये चीज या तो खुद पढ़ लें, कहाँ पे? फॉर्म भरते टाइम पूरे पूरे नोटिफिकेशन में आता है, या फिर ई मित्र वाले से पूछ लें भाई कैसे प्रशासन चलाओगे। हाँ, ये चीजें कोई पढ़ाने के लिए थोड़ी है। ये भी आप कौन सी कैटेगरी से में है, आपको क्या एज रिलैक्सेशन है, आपकी फीस में क्या रिलैक्सेशन है, वो तो एक बेसिक चीज है ना। हाँ, तो कमेंट ऑफ मैं कर दूं या खुद ही डट जाओगे या नहीं मानोगे? तो राजस्थान का प्रथम नगर निकाय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों जो है वो 1864 में माउंट आबू। जो आरएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, जो उन्होंने पिछली दोनों टेस्ट सीरीज नहीं दी है, उनके लिए एक और अंतिम लास्ट टेस्ट सीरीज आ रही है। अगर 10 नवंबर से आने वाली टेस्ट सीरीज भी नहीं दे सकते हो तो फिर बाद में हमारी गलती नहीं है। 3 बार मौका दे दिया, 3 बार मौका दे दिया ना, तो अब एक मौका और दे रहा हूं हमारे स्टूडेंट्स को। कोई संस्था नहीं देती है, हम ही दे रहे हैं ये मौका। आपको पहली टेस्ट सीरीज दी थी, देना चाहे वो दे लो, ठीक है, नहीं दी कोई बात नहीं। दूसरी टेस्ट सीरीज देना चाहे वो दे लो, कोई बात नहीं। थर्ड टेस्ट सीरीज है, इसके बाद में आपको जो है वो टेस्ट सीरीज का मौका नहीं मिलेगा, फिर आपको रनिंग टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करके उसी के अंदर टेस्ट देने पड़ेंगे। नई टेस्ट सीरीज में एनरोलमेंट नहीं होगा। 3 टेस्ट सीरीज मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है, तो जो है वो आपकी नई टेस्ट सीरीज आ रही है, वो टेस्ट सीरीज और हम आप सबके लिए जो है वो बैच में ऐड कर देंगे। आप लोग बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज देना। फिर आपके जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए अलग से और लाएंगे हम। सब्जेक्ट वाइज, जैसे जो सब्जेक्ट पूरा हो गया उस टीचर को फिर बोलेंगे वो आपके लिए अलग से क्वेश्चन और करवाए। जैसे मेरा राजस्थान पॉलिटी पूरा हो गया, फिर और करवा दूंगा मैं। हाँ, जो भी आरएस के बैच में, चाहे प्री के बैच में हो, चाहे मेंस के बैच में हो, प्री की टेस्ट सीरीज नहीं खरीदनी। आगे बात समझ में? हाँ, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज जो टेस्ट होंगे वो दिसंबर में होंगे, अगले महीने कुछ नहीं होगा। अगले महीने एक बार सिलेबस पूरा करेंगे, सिलेबस पूरे करने पर ही फोकस रखो, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं आपके यहाँ। तो 1762 में बंबई और कलकत्ता, राजस्थान जो है वो आप लोगों को याद रह जाएगा, याद रह जाएगा ना। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं आपके यहाँ पे 1882 में। कहाँ दोस्तों? आपके 1882 के अंदर लॉर्ड रिपन के टाइम, लॉर्ड रिपन के टाइम जो है वो दोस्तों जो है वो एक स्थानीय स्वशासन पर एक प्रस्ताव लाया जाता है, और इस प्रस्ताव को तुम लोग क्या बोलते हो? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा, जिसकी बात पहले भी हमने की थी, जिसके तहत इन स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं इन्हें शक्तियां दी गई थी। इसलिए भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। कहाँ गुरुजी? ये तो पढ़ा हुआ है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। पढ़ा हुआ तो है, तभी तो मजा आएगा इस टॉपिक में। थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा हुआ ही है, ऐसी बात थोड़ी कि पढ़ा हुआ नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा हुआ ही है। अब उसके बाद में एक आयोग बनता है। ये इतनी बात समझ में आ जाएगी, गलती नहीं करोगे? श्योर कि 1687 में सर ये समझ में आ गया कि मद्रास नगर निकाय हमारे यहाँ बना।
1726 में ये समझ में आ गया कि बंबई और कलकत्ता नगर निकाय हमारे यहाँ पे बना। राजस्थान का प्रथम नगर निकाय जो है वो 1864 में माउंट आबू में अंग्रेजों ने बनाया। उसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ 1882 में एक स्थानीय स्वशासन पर प्रस्ताव लाया गया, और ये प्रस्ताव जो है वो लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया, इसलिए उन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसलिए उन्होंने, हाँ एकदम क्लियर, श्योर, चले आगे। 1726 इतना याद रह जाएगा, पक्की बात है। चलो आगे। हाँ सर इतना तो याद रह जाएगा। सर कब तक हो जाएगी पॉलिटी में जोर आ रहा है तुम्हें, राज्य होना चाहिए पॉलिटी में तो, कि कितनी बढ़िया डिटेल में पढ़ रहे हैं, बार बार वापस नहीं पढ़नी पड़ेगी। मेंस में मैं राजस्थान पॉलिटी वापस नहीं पढ़ूंगा, फिर बता देता हूँ। मेंस के जो भी विद्यार्थी हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, मेंस के टाइम में राजस्थान पॉलिटी आप लोगों को पुनः नहीं पढ़ाऊंगा। आप चाहे मुझसे एथिक्स पढ़ लेना, भले ही छोटे वाले सब्जेक्ट पढ़ लेना, चाहे उस समय पहले से ही बहुत ज़्यादा बुकिंग चलेगी और सब्जेक्ट्स की। हाँ हाँ, लक्षंत मीना का कहना है कि सर आपने कहा था राजस्थान इको पॉलिटी इंडियन इको इनकी भी किताब आएगी, नहीं आए तो आप बता दो भाई। आएगी, हम कोई बावड़े नहीं है, ताकि लेट कोई नहीं करवाता। दिल्ली जाके जो है ना, मतलब आपके 20 जनों की टीम लग रखी है केवल 4 किताब के लिए। ऐसे नहीं है कि कुछ भी दे दिया आपको। तो अगर मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा ये 4 सब्जेक्ट तो ऐसे करवाऊंगा, उसके बाद में जो है ना लोग इन्हीं को देख के नोट्स बनाएंगे या अपनी किताबों में सुधार करेंगे। तो इसलिए समय लग रहा है, और आप लोगों के लिए उसके अंदर जो इस तरीके की फॉर्मेटिंग करके देना चाहते हैं कि एक भी प्रकार का आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना पड़े। इस प्रकार की फॉर्मेटिंग करवा के दे रहे हैं कि आपको एक भी प्रकार का शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना पड़े। नहीं मेरे को मतलब क्या मतलब, आप जानो तुम्हारा काम जाने। हाँ अब जैसे, हाँ तो थोड़ा डट जाओ, ऐसे कोई किताब की कोई पूजा करनी है तुम लोगों को, पढ़ा रहे हैं उसकी तो पीडीएफ दे ही रहे हैं, तो एकदम ही मतलब ऐसे बावड़े क्यों हो जाते हो। ये देखो, अब अगर ये तुम लोग ये अगर एक पेज देखोगे ना, तो इसकी फॉर्मेटिंग भी ऐसी चल रही है इस किताब की कि एक ही पेज में तुम लोगों को जो है वो पूरा का पूरा जो है वो क्या मिल जाएगा, जिला परिषद। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे ये किताब आने के बाद में। हाँ 87 करना है काजल, 87 में वो उसमें करेक्शन करवा दिया गया था, 67 में करेक्शन करवा दिया था, तो इसलिए टाइम लग रहा है। चाहे आपको जैसे पंचायत समिति पढ़नी है ना, तो एक ही पेज में इस तरीके से फॉर्मेटिंग करवाई कि एक पेज में ये बॉक्स बनवाना, इधर ये इंडेक्स बनवानी। हाँ कम पेज में ऐसा मटेरियल आप लोगों, अब जैसे ये तीनों का पूरा काम है, तो ये तुलनात्मक विवरण में एक पेज पढ़ लोगे ना तो शॉर्ट नोट। हाँ और तुम लोग जो है ना मेरे को जो बार बार पूछते हो ना, उससे ज्यादा मेरे को बुक डिपो वाले फोन करके पूछते हैं। ये बात थोड़ी है, सारे दिन का कपिल जी भयंकर डिमांड है, लाओ लाओ लाओ, ये कोई बात थोड़ी। तो मेरा कोई सा मेरा मन नहीं कर रहा है क्या है, मेरा कोई मन नहीं कर रहा है क्या, मेरा भी मन कर रहा है कि भाई जल्दी आ जाए आप लोग ले, लेकिन चीज तो बढ़िया होनी चाहिए ना, कि हम 4 ला रहे हैं तो 4 इतनी बेस्ट हो कि उसमें आपको कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसी किताब आएगी जिसके लिए आपको इन 4 किताबों में आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, बस यही कहना चाह रहा हूं मैं, मेरा यही है। तो रुक जाओ 2-4 दिन, कोई फ्री में तो बैठे हैं। हाँ तो हर बुक डिपो वाले से पूछ लो भले, हस्तलिखित नोट्स हमारे नहीं आएंगे। हस्तलिखित नोट्स के अंदर कोई ज़्यादा जो है वो बात नहीं है, क्योंकि अब जैसे पंचायती राज हस्तलिखित लिखा हो तो 56 पेज का लिखा जाता है, तो कोई मतलब थोड़ी है। तो अब कंटेंट में वैल्यू एडिशन ट्रेंड है, कुस्टर ने जो किया वो पूरा मार्केट करेगा। पिछली बार हम हस्तलिखित ले गए तो सब बाद में हस्तलिखित के लग गए, तो अब इस बार हम कुछ अलग करेंगे। और मेंस में तो अभी से टीम लगी हुई है, मेंस में पूरा नया कंटेंट मिलेगा तुम्हें, मेंस में वापस पूरा नया कंटेंट मिलेगा तुम्हें। तो पढ़ लो, तुम जिस जगह हो ना वहां पर रात दिन जनता लगी हुई है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दे लो, पढ़ लो। तुम्हारे से ज्यादा टेंशन मुझे है और सारी टीम लगी हुई है, तो रुक जाओ। ऐसे हथेली पर सरसों नहीं उगती, और मेरा ऐसे कोई कॉपी पेस्ट ही करना हो, वो ऐसे ही उपलब्ध करवानी हो, तब तो ऐसे पुराना ही कंटेंट पढ़ाना। इंप्रूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका पैटर्न बदलता जा रहा है, और पैटर्न बदलता जा रहा है तो कम से कम इतना तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है,
तो ये 4 बुक बची हुई है, इनके लिए रुक जाओ एक बार। अब आगे बात करते हैं, और उसके बाद में एक क्वेश्चन जनरली आप लोगों के ये आता है कि एक रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन बना था। रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, क्या दोस्तों, विकेंद्रीकरण पर, डिसेंट्रलाइजेशन है। हाँ, ये आपका एक कमीशन बना था। अब विकेंद्रीकरण पे एक रॉयल कमीशन, और ये रॉयल कमीशन जो 1907 में बना था। कब बना था? 1907 में बना था। और इसके दोस्तों आपके जो है वो अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष होब हाउस थे। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? आपके यहाँ पर रॉयल कमीशन बना था जिसके अध्यक्ष कौन थे? होब हाउस थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे? होब हाउस थे। ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्वतंत्रता से पूर्व नगर निकायों के लिए या विकेंद्रीकरण के लिए कमीशन बना था, उस कमीशन का नाम क्या है, या उस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? उस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन 1907 में बनता है, अध्यक्ष होब हाउस होते हैं। और ये संस्था भी आपके नगर निकायों के लिए जो है वो रिकमेंडेशन करती है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा शक्तियां इनको जो है वो दे देनी चाहिए, इनको जो है वो दे देनी चाहिए। याद रख लेना। 1919 के भारत शासन अधिनियम में, 1919 के, जिसे आप मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोलते हैं, उस एक्ट में इसे कौन सा विषय बनाया गया? इसे प्रांतीय विषय बना दिया गया। क्या बना दिया गया दोस्तों? इसे प्रांतीय विषय बना दिया गया। क्या बना दिया गया? इसे प्रांतीय विषय बना दिया गया। और उसके बाद में आप लोगों को याद रखना है कि आपके यहाँ पर जो है वो 1919 में राजस्थान की पहला निर्वाचित नगर निकाय कौन सा बना? राजस्थान का पहला निर्वाचित नगर निकाय का गठन किया गया। पहली बार चुनाव राजस्थान में अगर हुए हैं तो दोस्तों जो है वो कहां हुए? ब्यावर नगर निकाय। कौन सा दोस्तों? आपका ब्यावर नगर निकाय। ब्यावर, ये 2 मेन हुआ करते थे अंग्रेजों के टाइम के। आज भी आप देखेंगे माउंट आबू और ब्यावर दोनों जगह एसडीएम जो है ना, आपको एसडीएम नहीं ट्रेनी आईएएस मिलते हैं। अंग्रेजों के टाइम की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, परिपाटी पड़ी हुई है। तो आज भी आप देखेंगे ना, ब्यावर और माउंट आबू का आप एसडीएम देखना, आरएस एसडीएम नहीं बनता है। जनरली जो है वो ट्रेनी आईएएस जो होते हैं, जो 2-3 साल एसडीएम रहते हैं, वो दोस्तों जो है ब्यावर और माउंट आबू दोनों लगते हैं। उस समय की परिपाटी है, ये दोनों जगह पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है ना। इतनी कहानी तो तुम्हें आनी चाहिए। उसके बाद में चलो ठीक है, फिर इसे जो प्रांतीय विषय स्वतंत्रता के बाद में इसे राज्य सूची में रखा गया, और वो सारी बात हम कर लेंगे। ये इतनी केमिस्ट्री तुम्हें पता होनी चाहिए। मद्रास नगर निकाय पहला था, 26 में बंबई कोलकाता बना। राजस्थान में पहला माउंट आबू जो है वो नगर निकाय बना। फिर प्रस्ताव लाए लॉर्ड रिपन, जिसे हम भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं, इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1919 में दोस्तों याद रखें, आपके यहाँ पर जो है वो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था, या 1919 का भारत शासन अधिनियम में इसे प्रांतीय विषय घोषित कर दिया गया कि राज्य अब अपने अनुसार चुनाव करवाए और अपना काम संभाले। ये जो है वो राज्य के अंडर आएगा, राज्य विधानसभाओं के अंडर आएगा। 1919 में राजस्थान का पहला निर्वाचित नगर निकाय कौन सा था? तो ब्यावर। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए राजस्थान का पहला नगर निकाय कौन सा था, तो क्या बताओगे तुम? राजस्थान का पहला नगर निकाय माउंट आबू। दोस्तों याद रखना, राजस्थान का पहला नगर निकाय पूछ रहे तो क्या बताओगे? माउंट आबू। लेकिन कोई पूछ रहे राजस्थान का पहला निर्वाचित नगर निकाय कौन सा था, तो बताओ क्या बताओगे? आपका जो है वो ब्यावर है। क्या बताओगे? ब्यावर नगर निकाय राजस्थान का पहला निर्वाचित नगर निकाय था। अब हम जो है वो स्ट्रक्चर पे चलेंगे, सारी चीजें जो है वो हम पढ़ेंगे। बस बताओ यहाँ तक का मामला किस किस को जो है वो समझ में आ गया कि हाँ सर इतना मामला तो क्लियर है, इतना मामला तो क्लियर है। बताओ क्लियर है? संरचना पे चलें? एकदम क्रिस्टल क्लियर है, श्योर? चलो तो फिर बाद में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, और उसके बाद में जो है वो आपके धीरे धीरे इसको जो है वो पूरा पढ़ते हैं। तीनों स्ट्रक्चर आज ही पढ़ेंगे। नगर निगम क्या होते हैं,
नगर परिषद क्या होते हैं, नगर पालिकाएं क्या होती है। नगर पालिका भी 3 श्रेणी की होती है, उन्हें भी हम पढ़ेंगे। पर थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो आपने अब तक पढ़ा है, इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था कि उस जमाने में 2 संविधान संशोधन आए थे। एक 64वां संविधान संशोधन आया था और एक 65वां संविधान संशोधन आया था। 64वां संविधान संशोधन दोस्तों पंचायती राज के लिए लाया गया था, याद आ रहा है तुम लोगों को। और दोस्तों जो है वो 65वां संविधान संशोधन जो है वो नगर निकाय के लिए लाया गया था। किसके लिए लाया गया था? नगर निकाय के लिए लाया गया था। और ये दोनों ही जो आपके जो हैं, दोनों ही जो है वो लोकसभा समाप्त होने के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं। कहाँ सर, ये तो पता है। उसके बाद में नरसिम्हा राव सरकार के तहत एक 73वां संविधान संशोधन आया, एक 74वां संविधान संशोधन आया। यह आपका पंचायती राज के लिए आया, यह आपका नगर निकाय के लिए आया। क्या आया? नगर निकाय के लिए आया। और ये जो आपका 74वां संविधान संशोधन था, इसके माध्यम से संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। हाँ, याद आ रहा है तुम लोगों को। उसके साथ साथ दोस्तों आपके 18 विषय जोड़े गए। 18 विषय जोड़े गए, याद आ रहा है? ठीक है। और दोस्तों 243 पी, आर्टिकल 243 पी से 243 जेड जी जो है वो जोड़ा गया। ये इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर निकाय का प्रावधान किया गया था। दुर्गेश जी कह रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम पीडीएफ्स धीरे धीरे मॉडर्न हिस्ट्री की आ गई, आर्ट एंड कल्चर की आ गई। इसी तरीके से अगले महीने जैसे ये 4 बुक हिंदी में आएंगी, विद इन 15 दिन चारों बुक अंग्रेजी में भी। फुल कमिटमेंट। आप जब दिवाली से वापस आएंगे, ये जो 4 बुक हिंदी में आ रही हैं, चारों की बुक जो है वो अंग्रेजी में। हिस्ट्री के लिए हमने पहले ही बोला था, जब ये पूरी हो जाएंगी तो फिर राजस्थान की हिस्ट्री और इनके ऊपर भी देखेंगे। लेकिन पहले आपको जो अभी जो उपलब्ध करवाया गया है, इसके बाद में नेक्स्ट टारगेट जो हमारा होगा, वो नेक्स्ट टारगेट ये होगा कि आप लोगों को हम जो है वो आने वाले लगभग 5, ठीक है, 5 ऑलमोस्ट राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान इको, इंडियन इको और इंडियन पॉलिटी, और दोस्तों आपकी राजस्थान ज्योग्राफी, ये हम आपको उपलब्ध करा। मेंस के टाइम पूरा कंटेंट इंग्लिश। हाँ, मेंस के टाइम तो पूरा मिलेगा ही, बस ये। तो एक जने कह रहे हैं कि सर आप लड़कियों को जवाब नहीं देते। सर आप हमें दिसंबर के लास्ट में फ्री कर देंगे या जनवरी में भी रिवीजन या कुछ क्लास चलेगी? ठीक, फ्री तो हम आप लोगों को 1 फरवरी को भी नहीं करेंगे। फ्री तो हम आप लोगों को 1 फरवरी को भी नहीं करेंगे। आप लास्ट में पेपर देने जाओगे ना, तब भी मेरी तरफ से जो है वो क्या वो शुभकामना संदेश देखते ही जाओगे 1 तारीख को। हाँ, लास्ट में आप लोग जब पेपर देने जाओगे, तब आप जो है वो लास्ट में जाते टाइम भी शुभकामना वाला जो है वो संदेश देखते जाओगे कि कैसे पेपर अटेंड करना है। हाँ, बस मेरा, हाँ, पूनम का प्रश्न सही है कि सर ये 1 तारीख को भी ऐसे ही बात करेंगे ना, 1 तारीख को ये बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने बात करने में सारा समय तो जाया कर दिया। तो ये जो है ना 1 तारीख क्या है, ये 1 जनवरी के बाद किसी से बात नहीं करेंगे। ये जितनी बातें जो कर रहे हैं ना कमेंट सेक्शन में, 1 जनवरी बाद में इतना भोड़ा बड़ा बैठे रहे सी, ओहो गलती होगी सा, पहले थोड़ा ध्यान कौन दियो, है ना, पहले थोड़ा ध्यान दे लेता तो आज थोड़ी स्थिति ठीक होती। अब का गलती होगी भगवान, बचा ले पढ़ियो जका बामू पर्सन आ जाए तो ठीक रहे। अब का परी पास करवा दे, एक रात इसको, एक जागरण एक स्वामणी करवा दे, मेंस में गलती कौन करूँ, फिर ज़्यादा कमेंट कौन करूँ भगवान। अब का बचा ले गुरु जी, कोई शॉर्ट नोट्स या और दे दो गुरु जी, थोड़ा सा रिविजन और करवा दो गुरु जी, हे भगवान थोड़ा सरल पर्सन आ जा, थोड़ा पर्सन मेरा सही हो जा, मेरे तुक्को भी बैठ जा। इसका अबार्ज की बातें करे, बकवास करे कमेंट सेक्शन के अंदर है सारे दिन, चाहे यूट्यूब हो चाहे ऐप हो, अबार जगह टाइम खोटी करे। 1 जनवरी बाद में, 1 जनवरी बाद में इस स्थिति में वाला मैं था सच्ची बात बता, जो अभी रिवीजन कर रहा है पढ़ रहा है उसको मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अभी मतलब व्यर्थ की बातें कर रहा है, पढ़ाई से संबंधित बात नहीं कर रहा, उन लोगों के लिए एकदम सत्य वचन है। बुरा लगे तो लगे भाई, किसी को जो जायज़ बात है वो है। क्यों, हमने भी जब टाइम कोटे किया था तो लास्ट महीने में 1 में यही लगा, और टाइम कोटे नहीं किया तो हमें भी लगा
कि जो है वो लास्ट समय में आदमी जो संतुलित रह सकता है, टेंशन फ्री रह सकता है। अब एक ही कमेंट नहीं करे, है क्या कोई का और का कोई कमेंट वमेंट? चल आगे, चलो 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 चलो। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों आपके यहाँ नगर निकायों के बारे में थोड़ी सी चर्चा और करते हैं, और थोड़ी सी चर्चा और करें तो दोस्तों राजस्थान के अंदर हम लोगों ने, अब राजस्थान में थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ लें। चलो, अब बात करें तो राजस्थान में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला प्रश्न तो यही आ जाता है कि राजस्थान में नगर निकाय विभाग की स्थापना कब हुई? राजस्थान में नगर निकाय विभाग की स्थापना कब हुई? राजस्थान नगर निकाय विभाग की स्थापना कब हुई? राजस्थान नगर निकाय विभाग की स्थापना कब हुई? 1950 में नगर निकाय विभाग की स्थापना हुई। नगर निकाय विभाग की स्थापना हुई। राजस्थान नगर निकाय विभाग की स्थापना कब हुई? 1950 में। अब मेरे को ये बताओ, राजस्थान में पंचायती राज विभाग की स्थापना कब हुई? हाँ, राजस्थान में पंचायती राज विभाग की स्थापना कब हुई? उस राजस्थान में पंचायती राज विभाग की स्थापना 1949 में। अब राजस्थान में जो नगरपालिका अधिनियम, पहला नगरपालिका अधिनियम राजस्थान है, नगरपालिका अधिनियम है, पहला नगरपालिका एक्ट जो आता है वो राजस्थान में कब आता है? 1951 में। कब आता है? 1951 में। राजस्थान में पहला नगरपालिका एक्ट कब आता है? 1951 में। राजस्थान में फर्स्ट म्युनिसिपैलिटी एक्ट कब आता है? 1951 में आ जाता है। फिर अब बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के बाद में राजस्थान सरकार दो नए एक्ट लेके आती है, एक पंचायती राज के लिए और एक नगर निकाय के लिए। तो वापस से जो है वो राजस्थान सरकार अगला एक्ट लेकर आती है, राजस्थान नगर पालिका एक्ट। राजस्थान नगर पालिका एक्ट 1959। अगला एक्ट कब आता है? 1959 में। 1959 में। कहाँ से? राजस्थान नगर पालिका एक्ट 1959 आता है। उसके बाद में आपका 74वां संविधान संशोधन हो जाता है, और 74वां संविधान संशोधन होने के बाद में वापस एक्ट आता है, और वो एक्ट कब आता है? राजस्थान नगर पालिका एक्ट। राजस्थान नगर पालिका एक्ट 1994। 1994 कहाँ सर ये आता है? 1994 में आता है। और आज के दिन आप लोगों का जो एक्ट चल रहा है, इसमें संशोधन के बाद अब जो हमारा नवीनतम एक्ट है, कि वो एक्ट ही दोस्तों जो है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाके सर्च करें, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 बाई कपिल चौधरी। आपको हर वीडियो लाख के आसपास मिलेगा। अगर आप लोगों में कभी भी जीवन में EORO के एग्ज़ाम की तैयारी करने की इच्छा हो, दोबारा वैकेंसी आ जाए, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आपको अलग से बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पूरा पढ़ा रखा है। तो मैं आके बोलूँगा कि वापस से आप जो EORO की भर्ती आ चुकी है, आप दोबारा से हमारे से जो EORO के अंदर पढ़ सकते हैं, मैं दोबारा से लाइव पढ़ाऊँगा। लेकिन मतलब खाना घर की बात बता दूँ, वही वो तो बोलना ही पड़ेगा, पुराने वाले प्लेटफॉर्म पे पड़ा है मेरा भी, उन्होंने डिलीट नहीं किया, तो जब तक वो डिलीट नहीं करें तब तक तो ठीक ही है। तो आप जाके पूरा एक्ट पहली की पहले धारा से लेके अंतिम धारा तक आप जो पढ़ सकते हैं, पूर्णतः निःशुल्क है। दूसरे पुराने वाले यूट्यूब चैनल पे पढ़ा है। हाँ, तो पहले मैं दूसरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया करता था, दूसरी संस्था में पढ़ाया करता था, वो भी एकेडमी थी, ठीक है। तो जो है वो उस एकेडमी पे जो है वो पूरा पढ़ा है, तो आप जाके दे सकते। और आसार बन रहे हैं, सरकार नई भर्ती जो है वो EORO की जो है वो पक्की लेके आएगी सरकार। राजस्थान जो है वो EORO की भर्ती जो है वो नई पक्की लेके आएगी, ठीक है। ओके, तो मैं फिर बता रहा हूँ तुम लोगों को, और किसी को मत बताना, नहीं तो फिर बाद में जनता दोबारा पढ़ने नहीं आएगी। तो वो लाइव हम पढ़ेंगे, दोबारा भर्ती आएगी नगर पर EORO की, और तुम लोगों को सबको तैयारी करनी है। इस बार जो भर्ती आएगी ना, तो ये भर्ती के ऊपर तो पूरी आशंका वैसे ही खराब है। तो अब की बार जो भर्ती आएगी, क्योंकि UDH मंत्री साहब का 2 बार बयान आ गया कि या तो इस भर्ती वालों को नियुक्ति दो, नहीं तो नई भर्ती निकालो, EORO के पद सारे खाली चल रहे हैं। कहीं पे SDM ने चार्ज ले रखा है, कहीं पे तहसीलदार ने चार्ज ले रखा है, ठीक है। तो भर्ती जो है वो ये हो जाए तो, या अगर रद्द होती है तो नई भर्ती जुड़ के 200 के आसपास की भर्ती आएगी। तुम्हें घर की बात बता देता हूँ, जब कोर्स चालू करूंगा तब कर लेना, लेकिन यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, पूरा एक्ट मिल जाएगा तुम्हें। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2000
9, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009। वर्तमान में लागू एक्ट जो है, वर्तमान में लागू एक्ट जो है वो ये है, वर्तमान में लागू एक्ट जो है वो क्या है, वो ये है, वर्तमान में लागू एक्ट क्या है, ये है, वर्तमान में लागू एक्ट क्या है, ये है। और तो राजस्थान है नगर पालिका एक्ट 2009 वर्तमान में लागू एक्ट दोस्तों आप लोगों के पास ये है। तो अब अगर कोई प्रश्न पूछ ले तो विभाग 50 में बना, पहला एक्ट 51 में लाए, फिर 59 में लाए, फिर संविधान संशोधन के बाद 94 में लाए, आज के दिन जो लागू है वो आपका 2009 का है ना। आप उतना पढ़ लो, रहता उतना पढ़ लो, उससे सब कुछ कवर हो जाएगा। ऐसे तो 5-7 की तो कोई कहता नहीं, लेकिन सब कुछ कवर हो जाएगा, पढ़ो आप तो, उतना तो कवर कर लो। हाँ और सर क्लास अटक रही है बार बार भाई, इंटरनेट में मर्चन थोड़ी बहुत तुम्हारी तरफ से समस्या, हमारी तरफ से एकदम सही है। तो अब मैं जो है वो दोस्तों तीनों के तीनों नगर निकाय आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम तीनों हम पढ़ेंगे। लेकिन मुझे ये बताओ बेसिक सबको समझ में आ गया ना कि सर जो है वो 1687 मद्रास, 1726 में आपके बंबई कलकत्ता, फिर 1864 में ब्यावर, फिर बाद में 1882 में प्रस्ताव जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का लॉर्ड रिपन को जनक कहा जाता है। 1907 में रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन जिसके होब हाउस की अध्यक्षता में 1919 के मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में दोस्तों जो है इसे प्रांतीय, इसे जो है वो दोस्तों जो है वो प्रांतीय विषय घोषित कर दिया गया। उसके बाद में 1919 में ब्यावर हमारी प्रथम निर्वाचित नगर निकाय बनता है। और उसके बाद में ये कहानी अब तक की मामले किस किस को क्लियर। अब आगे चलते हैं, अब जो है आगे चलते हैं और अब हम जो है वो इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम जो है किन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, ये जो तुम बात सुनते रहते हो कि क्या है नगरीय स्वशासन व्यवस्था, ये आपके जो है वो इसके 3 पार्ट, आप त्रिस्तरीय नहीं बोल सकते, ये 3 अलग अलग पार्ट हैं। जब आप उसका डायग्राम देखते हो तो हम ऐसे बनाते हैं, ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत के ऊपर आप लिखते हो ग्राम पंचायत, फिर दोस्तों आपकी पंचायत समिति, फिर आपकी जो है वो जिला परिषद, फिर आपकी क्या जिला परिषद। यहाँ आपने ऐसे बनाया तो क्या है, इनके डाटा एग्जाम में जाने से पहले एक बार जो जाके देख के जाने चाहिए, क्योंकि आज 11 है, अनाउंसमेंट 2 का हो गया, 13 हो जाएगा 2-4 महीने बाद। एग्जाम देने जाओगे तब क्या पता 15 हो जाए नगर निगम। तो ये बदलते रहते हैं, वर्तमान के डाटा ये हैं, साइट ये बोलती है, बाद में डाटा बदलते रहते हैं, तो इनको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं और क्या याद रखना आप लोगों को, अगर कोई नगर निकाय जिसकी दोस्तों जो है वो जनसंख्या 20,000 से 1 लाख के बीच हो तो उसे हम नगर पालिका कहते हैं। हाँ, म्युनिसिपैलिटी आप नगर पालिका कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगर आपकी जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख है तो म्युनिसिपल काउंसिल नगर परिषद कहते हैं, ठीक है। और अगर जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा है तो नगर निगम कहते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। क्या सर इनमें इतना ही अंतर है ना, इतना अंतर नहीं है, इन दोनों का मामला सेम है, इन दोनों का मामला स्ट्रक्चर सेम है, इन दोनों के प्रावधान सेम है, और इन दोनों का जो है वो दोस्तों मामला सेम है, केवल नाम में ही अंतर है, केवल नाम में ही अंतर है। यहाँ जो है वो नगर निगम का थोड़ा सा मामला अलग है, इसको हम पढ़ेंगे। लेकिन पहला बेसिक क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि अगर कोई भी शहरी क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या 20,000 से लेकर 1 लाख तक है तो उसे हम नगर पालिका कहते हैं। और अगर दोस्तों जो है वो जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख तक है तो उसे नगर परिषद कहा जाता है। और अगर जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा है तो उसे नगर निगम कहा जाता है, उसे नगर निगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नगर निगम कहा जाता है। इतना तो समझ में आ गया। अब थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ते हैं, क्योंकि ये वाली भर्ती में बिना मतलब का इतना कुछ याद कर लिया था, अब ज्ञान किसको देवा उतना पढ़ा हुआ। सही बात है, मेरे को बिना मतलब पढ़ना पड़ गया। इससे अच्छा तो कोई नायब तहसीलदार की भर्ती आ जाती, वैसे आती नहीं है नायब तहसीलदार की भर्ती, मैंने बार बार बोला था, अरे भाई डट जाओ कोई भर्ती नहीं आती। लेकिन अगर बाकायदा अगर आ भी जाती और उसमें रेवेन्यू और टेनेसी एक्ट होता और वो पढ़ा हुआ होता तो कम से कम नौकरी में काम आता। ये बिना मतलब का ही मैंने जो वो नगर निगम एक्ट पढ़ लिया और बिना मतलब पढ़ाया। हाँ वैसे पढ़ाया तो ठीक ही था, लेकिन अब दोबारा पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को, मेरे को ऐसे संभावना लग रही है। तो अब मैंने उस समय बहुत ज़्यादा डिटेल में, आपने भी पढ़ लिया था और मैंने भी पढ़ लिया था, तो थोड़ा डिटेल में तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। हाँ
ठीक है, पर हमने ईओआरओ कंप्लीट निशुल्क पढ़ाया था, ये हम ये बोल सकते हैं भाई। ईओआरओ हमने कंप्लीट निशुल्क पढ़ाया था ना। पुराने वाले अगर हैं तो यहाँ पे, तो चलो ठीक है, अगर भर्ती में भी कोई समस्या होती है तो ये तो कह सकते हैं हमने एकदम निशुल्क पढ़ाया था भाई। ठीक है। अब आपको ये याद रखना है, नगर पालिका, नगर परिषद, निगम, आज के दिन क्या है दोस्तों, क्या याद रखना आपको, 1151 और दोस्तों आपकी 220, 1151 और 220, 1151 और 220, क्या दोस्तों आज के दिन 1151 और 220, 1151 और 220, 1151 और 220, देखो एक बार कमेंट सेक्शन में। उसके बाद में जब चेंज हुए तो एक बार आपको जाके, हाँ, ये इसके प्रॉपर डाटा कैसे मिलेंगे, आप नगर निकाय विभाग की वेबसाइट पे जाना, वहां पे FAQ होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वहां जाके देख के जरूर जाना, उस समय बदल जाएंगे भाई, उस समय जो है पक्के बदल जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे और आगे ध्यान देते हैं आपके यहाँ पर। और आप लोगों को याद रखना चाहिए कि आपकी जो नगर पालिका है, जो आपकी नगर पालिका है वो 3 श्रेणी की होती है। आपकी नगर पालिका कितनी श्रेणी की होती है, नगर पालिका आपकी जो है 3 श्रेणी की होती है। अगर आपकी नगर पालिका की दोस्तों जनसंख्या 25,000 से कम ही आबादी वाला शहर है, तो उसे हम बोलते हैं चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका। क्या बोलते हैं, चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका। क्लासिफिकेशन होता है आगे, और क्या होता है, चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका। और अगर आबादी 25,000 50,000 के बीच में है तो भी बोला आप तृतीय श्रेणी नगर पालिका। और अगर नगर पालिका 50,000 1 लाख के बीच में है तो फिर आप बोला द्वितीय श्रेणी नगर पालिका। प्रथम श्रेणी कुछ नहीं होती, प्रथम श्रेणी कुछ नहीं होते, प्रथम श्रेणी कुछ नहीं होते। वैसे क्या याद रखें कि 20,000 से लेकर 1 लाख का, अगर 20,000 से लेकर 1 लाख की आबादी वाला निकाय है तो उसे हम नगर पालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नगर पालिका बोलते हैं। अब नगर पालिका में अगर चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका है, इसका मतलब है पॉपुलेशन 25,000 तक ही है। और अगर तृतीय श्रेणी नगर पालिका है तो पॉपुलेशन दोस्तों आपके 50,000 तक ही है। और सेकंड श्रेणी की नगर पालिका है तो पॉपुलेशन 50 से लेकर 1 के बीच में है, 50 से लेकर 1 के बीच में। ये क्लासिफिकेशन भी पता होना चाहिए, ये क्लासिफिकेशन भी पता होना चाहिए, ये क्लासिफिकेशन भी आप लोगों को जो है पता होना चाहिए। हो जाएगा, चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, कुछ नहीं है इसमें, कोई किरचॉफ का लॉ नहीं है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं है, सामान्य सी बात है। आपको इतना सा पता होना चाहिए कि आपके जो 1151 और 220 जो नगर निकाय है, अगर पॉपुलेशन है 20 से 1 लाख है तो वो नगर पालिका है। और अगर पॉपुलेशन 1 से 5 के बीच में है तो वो दोस्तों परिषद है। और अगर पॉपुलेशन 5 से ज़्यादा है तो वो निगम है, 5 से ज़्यादा है तो वो निगम है। अब पालिका अगर चतुर्थ श्रेणी है मतलब 25,000 कम आबादी है, और पालिका अगर तृतीय श्रेणी है तो 50,000 कम आबादी है। पालिका अगर सेकंड श्रेणी है मतलब आबादी 50 उलेर 1 लाख का बीच में। बताओ के दिमाग में क्लियर बात, एकदम क्लियर। चलो ठीक है, तो फिर बाद में काम की बात करें। चलो बात करते हैं काम की, और ध्यान देते हैं। हम्म, ध्यान दें, एक एक के बारे में पढ़ें। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पर पहले 65वां संविधान संशोधन आया था, फिर 74वां संविधान संशोधन आया, जिसके तहत संविधान में भाग 9A जोड़ा गया, आर्टिकल P से ZG जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 18 विषय जोड़े गए, और दोस्तों जो है वो 1 जून 1993 को लागू हुआ। राजस्थान में ये 9 अगस्त 1994 को लागू हुआ। और दोस्तों ये पूरा मामला है 74वें संविधान संशोधन का। ये मामला किसका है दोस्तों, आपके 74वें संविधान संशोधन का। और जिसके तहत 3 प्रकार के संस्थाएं होती है नगर पालिका, वह क्षेत्र जो ग्रामीण से शहर में परिवर्तित हुए हैं, मतलब 20,000 से 1 लाख के बीच में है। छोटे शहरी क्षेत्र जो 1 लाख से 5 लाख के हैं, बड़े शहरी क्षेत्र जो 5 लाख से ज्यादा के हैं, जिन्हें नगर निगम कहते हैं। हाँ, वाह वाह, किरचॉफ लो भी याद है विकास को, बताना नहीं है। हम्म,
चलेंगे। साइंस में थोड़ा मामला अंडर कंट्रोल में आ रहा है, अच्छे से पढ़ पा रहे हो? सर कितना और बचा? बहुत बचा है, अभी चालू हुआ है। पंचायती राज 5 दिन चला था, नगर निकाय कम से कम 9 दिन तो चलेगा ही। पर मैं ये पूछ रहा हूँ साइंस में ठीक है, बढ़िया, सही हो रहा है काम। हिस्ट्री में भी कोई दिक्कत नहीं है? किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई। नहीं है ना दिक्कत किसी सब्जेक्ट में? टेक्नोलॉजी वाला थोड़ा याद नहीं रहता, क्रिस्टल क्लियर है। मैथ में डर लग रहा हो जाएगा क्लियर। पता है ना 11/2 का भी अनाउंसमेंट हुआ है तुषार। राजस्थान कल्चर में मजे आते हैं, याद हो जाता है। कहानियां सुनाते होंगे सर तुम्हें। सब बेस्ट है, किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत, एकदम सही है। आर्ट एंड कल्चर वाले सर एकदम ऐसे हंसते खेलते ही आते हैं, तो राजस्थान वालों के पास कहानियों की कमी थोड़ी है। सबसे बोरिंग सब्जेक्ट अगर इस दुनिया में है तो वो दोनों के दोनों मेरे पास है। और उसमें सबसे खराब सब्जेक्ट है इकोनॉमी। वो तो कोई तुम लोगों का मतलब है नहीं, तो तुम मेरी कंप्लेंट कर दो, पर करो तो किसको? हाँ। तो सबसे अगर बोरिंग सब्जेक्ट कुछ है तो वो सब्जेक्ट कौन सा है दोस्तों आपका? इकोनॉमिक्स। बस हो सकता है उसको जितना हो सके उतना सरल बनाने की कोशिश करते हैं, और दोनों में कोई मनोरंजन नहीं है। मतलब अगर आप लोग देखें तो इकोनॉमिक्स के दम पे जितना मैक्सिमम प्रसिद्ध होया जा सकता है ना, उतना मैं हो लिया। इससे ज़्यादा हुआ नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे से पहले राजस्थान में इको के किसी मास्टर की जो है वो कोई इतनी लोकप्रियता रही नहीं है। सही बात है। हाँ, हिस्ट्री के मास्टर की और कोई की जिनकी कहानी सुनने में मजा हो, या अच्छा कंटेंट हो, या जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग सी बातें हो, तो जो है वो थोड़ा सा ठीक बैठ जाता है। इको का इससे पहले कभी तुम जब देख भी लो, अगर तुम कभी सुनो भी तो ऐसे नहीं सुनोगे तुम लोग इको के सर से पहले ये बढ़िया पढ़ाते थे, या इको के बढ़िया टीचर वो हुआ करते थे। ऐसा होता ही नहीं है जन। इको को एकदम गौण ही रखा रहता है, कोई देखता ही नहीं है। तो ये तो भगवान की दया से तुम्हारा काम ठीक है कि इको के नाम से भी एटलीस्ट जो है वो इतने लोग इको को सरल मान लिया, इको पढ़ने लग गए, इकोनॉमिक्स में कॉन्फिडेंस आ गया, यही ठीक है। ठीक है। तो आ जाओ इधर। तो हिस्ट्री तो वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने ऋतुराज जी को तो स्पेशली कहा है कि आप और इनको थोड़ी, और हिस्ट्री बहुत अच्छा हो रहा है तुम लोगों का, इसमें मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि ऋतुराज जी और कुलदीप जी दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है, दोनों बहुत अच्छा करवा रहे हैं। ठीक है, चले आगे। सर इंडियन हिस्ट्री और अच्छी सर, और कहानियां सुना देंगे, घनी कहानियां हैं, पर एक बार इंडियन हिस्ट्री का बड़ा सिलेबस होता है, इसलिए एक बार स्टोरी टेलिंग से ज़्यादा फैक्ट पे और कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान दो। आज भी पेपर दे के आएंगे? कौन कौन दे के आए? हाँ, अब चलो आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं? नगर पालिका और नगर परिषद की बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? नगर पालिका और नगर परिषद। दोनों के प्रशासनिक ढांचे में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हम लोग जो है वो थोड़ा सा नगर पालिका और नगर परिषद के बारे में बात करते हैं। नगर पालिका जो है उसके अंदर पार्षद जो होते हैं वो दोस्तों नगर पालिका और नगर परिषद के क्या कहलाते हैं? सदस्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों आपके? सदस्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों आपके? सदस्य कहलाते हैं। और उप सभापति क्या कहलाता है? उपाध्यक्ष कहलाता है। और सभापति और चेयरमैन जो है वो अध्यक्ष कहलाते हैं। अब आपको यहां समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा? कि आपका पूरा का पूरा शहर जो है वो वार्ड में बंटा होता है। किस में बंटा होता है? वार्ड में बंटा होता है। क्या होता है? पूरे का पूरा शहर आपका किस में बंटा होता है? वार्ड में बंटा होता है। किस में होता है दोस्तों आपके? वार्ड में बंटा होता है। और हर वार्ड से एक पार्षद निकलता है। हर वार्ड से जीतकर अपन वोट किसको देते हैं? पार्षद को। अपन वोट किसको देते हैं? पार्षद को वोट देते हैं। अपन वोट किसको देते हैं? पार्षद को वोट देते हैं। पता है तुम लोगों? अपन वोट किसको देते हैं? पार्षद को वोट देते हैं। अपन सीधा चेयरमैन को नहीं चुनते हैं, उप चेयरमैन को नहीं चुनते हैं, पार्षद को चुनते हैं, अगर कोई शहरों से हैं तो। हाँ, तो पार्षद भी बहुत बड़ो पद तो को नहीं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि अगर थे पार्षद ही कौन बनो तो थे बाद में चेयरमैन कौन बन सको, मतलब प्री क्लियर कौन, तो मेंस की संभावना ही कौन। अगर प्री क्लियर नहीं है तो फिर बाद में मेंस की संभावना ही नहीं है।
कोई आदमी पार्षद बनेगा तभी जाके चेयरमैन बन सकता है या डिप्टी चेयरमैन बन सकता है। तो किसी को सभापति या उपसभापति बनना है तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि उसके अपने वार्ड में पकड़ होनी चाहिए और वो वार्ड में जीत के जाए। कल सर क्या पार्षद की उतनी मतलब तूती बोलती है जितनी सरपंच की, उतनी तो नहीं बोलती। सरपंच अपना एक अलग पद है। सरपंच का पद मुझे कभी कभी लगता है कि स्वतंत्र भारत में जो है वो प्रधानमंत्री जैसा सही पद है। तो लोकप्रियता बहुत तगड़ी है, चुनाव बहुत मतलब ऐसे टक्कर का चुनाव है और अलग प्रकार का, गांव वाले लोग उस चुनाव को जीतते हैं। शहर में इतनी आपको वोटिंग नहीं मिलेगी। सरपंच के चुनाव में जितनी वोटिंग होती है उतनी वोटिंग आपको किसी चुनाव में नहीं मिलेगी। 90%, 92, 93, 94% तक जो है वो आपको जो वोटिंग परसेंट मिल जाए। ठीक है, लेकिन पार्षद साहब के चुनाव के अंदर जो है वो एक समस्या है। क्या समस्या है? पार्टिसिपेशन तो कम है पार्षद के चुनाव में लोगों का, वोटिंग परसेंट कम है, लेकिन शिकायत के लिए पार्षद को मिनट में फोन कर देते हैं शहर वाले। ये तो पार्षद भले आदमी होते हैं जो सारी बात सुनते हैं और उसके बाद में निस्तारण की कोशिश करते हैं। नहीं तो पूछ लेना अगर हर पार्षद का, भाई वोट दियोगे, मतलब मन मत दो, बोला कम कम वोट तो दियोगे। तो शहर में आधी जनता ही वोट कौन दे, लोगों का रुझान ही नहीं रहता। समस्या अगर कुछ भी हो गई ना शहर में, कोई कुत्तों भी जो है वो कुछ भी समस्या हो जाए ना, अगर जो है वो कोई मतलब सीवरेज की समस्या हो, नाले की समस्या हो, कुछ नहीं, जनता हाथों हाथ पार्षद करो कहीं होते, पार्षद होते करो कहीं हो। अरे भाई पार्षद तो है लेकिन तू वोट दी। ये आपको अंतर मिलेगा दोनों। अगर आप गांव से हो तो गांव के अंदर वोट सब देते हैं लेकिन सरपंच को फोन करके परेशान बहुत कम करते हैं, बना दिया बस ठीक है। लेकिन शहर में वोटिंग परसेंट कम है लेकिन पार्षद को फोन करने वाले बहुत है। शाम को बैठने के बाद पार्षद को फोन करो, पार्षद खुद कहते हैं यार भाई देख ठीक है बना दिया तूने, अब कह दिया तो चलो ठीक है, करेंगे आगे। सभापति साहब उप सभापति साहब को कहेंगे। हम में से एक जो किस्मत वाला था वो सभापति बन गया, एक जो थोड़ी कम किस्मत वाला था वो उप सभापति बन गया, सामान्य किस्मत वाले थे वो पार्षद है। अगली बार और जिता के भेजोगे और साथ में थोड़ी किस्मत दे के भेजोगे तो सभापति बन जाएंगे। हाँ तो याद पता चला तुम लोगों को। तो ये पार्षद का चुनाव होता है और पार्षद फिर अपने में से किसी एक को जो है वो क्या चुनते हैं, पार्षद अपने में से किसी एक को उपसभापति चुनते हैं और पार्षद जो है वो दोस्तों अपने में से ही किसी एक को जो है वो सभापति चुनते हैं। अपने में से ही किसी एक को जो है वो क्या चुनते हैं, सभापति चुनते हैं। क्या चुनते हैं? सभापति चुनते हैं। याद रखना। तो पार्षद का चुनाव दोस्तों याद रखें, पार्षद का चुनाव जो है वो क्या है, आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन है। क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन है। इन दोनों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, जनप्रतिनिधियों द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अब आपको 2-4 दिन पहले का अगर कुछ क्लिप, अगर आपको यूडीएच मंत्री का अगर एक वीडियो देखा होगा, हाँ जाबिर सिंह जी का, अगर आपने माननीय मंत्री साहब का अगर आपने क्लिप देखा तो उन्होंने क्या कहा कि हम विचार कर रहे हैं कि आने वाले समय में चेयरमैन और मेयर का भी डायरेक्ट इलेक्शन करवाएं ताकि जवाबदारी बढ़े और जीत के आए हो तो जीतने का पता चले कि कैसे जीत के आओ, इतने लोगों के वोट लेके आओ, उसके बाद में बनो। ठीक है, तो ये राज्य विधानमंडल पर डिपेंड करता है कि वो अपने सभापति और उपसभापति का डायरेक्ट इलेक्शन करवाते हैं या इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाते हैं। 2014 के आसपास चेयरमैन जो मेयर जो हुआ करता था उनका डायरेक्ट इलेक्शन हुआ करता था, जो महापौर होते हैं उनका डायरेक्ट इलेक्शन हुआ करता था। अब तो इनडायरेक्ट ही है, अभी पढ़ेंगे अपन, सबका इनडायरेक्ट ही है। सभापति उपसभापति का, चाहे मेयर और महापौर हो, चाहे जो उप महापौर हो, या चाहे चेयरमैन आपके जो मेयर हो या चाहे डिप्टी मेयर हो, उन सबका अब तो क्या इनडायरेक्ट होता है। लेकिन आपने 5-4 दिन पहले का ही उनका स्टेटमेंट था जाबिर सिंह जी का कि भाई जो है वो आप लोग जो है वो क्या चुनते हो तो डायरेक्ट इलेक्शन कराओ इनका, पार्षद का भी इलेक्शन हो, सभापति का भी डायरेक्ट इलेक्शन हो। बताओ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मजा आ जाए अगर डायरेक्ट इलेक्शन हो। अब गांव के आदमी को शहर का मंत्रालय दोगे तो डायरेक्ट इलेक्शन तो जो है वो होने की संभावना रहेगी। गांव वाले आदमी को वैसे ही इलेक्शन में मजा आता है। तो जाबिर सिंह जी को लगता है कि अगर आप लोग जो डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, सभापति डायरेक्ट चुनाव लड़ेगा तो उसे पता चलेगा कि वोट की वैल्यू क्या होती है। हाँ, और वोट की वैल्यू पता चलेगी, इतने वोट लेके आएगा तो एक तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, दूसरा उसके साथ साथ काम अच्छे करवाएंगे। हाँ ठीक है, कॉरपोरेटर कुछ नहीं होता। अभी आ जाओ, तीनों पढ़ते हैं। एक आपकी जो म्यूनसिपलिटी, अगर हम लोग बात करें आपका जो है वो
या नगर पालिका, एक दोस्तों आपकी काउंसिल और एक आपका जो है वो निगम पढ़ेंगे। पर पहले अपन जो बात करें दो के बारे में, इन दोनों के बारे में समझो। तो ये कहानी समझ में आ गई। इस स्टेटमेंट को मैंने क्यों बताया कि गुरुजी थे, गुरुजी स्टेटमेंट क्यों बताओ। अब थे जीवन में प्रश्न गलत कौन करो कि आपके सभापति उपसभापति का चुनाव डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, ये राज्य विधानमंडल पर निर्भर करता है। इसलिए जाबर सिंह जी का स्टेटमेंट है। अगर ये संसद पर डिसाइड होता या दोस्तों जो आपके संविधान में ही लिखा हुआ होता तो जाबर सिंह जी देते ही नहीं, ऐसा स्टेटमेंट देते ही नहीं ना। बस तो फिर और क्या चाहिए। फिर आओ आगे, आगे बात करते हैं। अब इनको शपथ हाथों हाथ ही कौन दिला देता है? निर्वाचन अधिकारी। कौन दिलाता है दोस्तों? निर्वाचन अधिकारी। जो भी वहां पे इलेक्शन करवा रहे हैं वो इनको जो है वो शपथ दिला देते हैं। जो पीठासीन अधिकारी है या जो निर्वाचन अधिकारी है वो दोस्तों इनको शपथ दिला देंगे। अब अगर पार्षद को अगर त्याग पत्र देना है तो वो किसको देगा? सभापति को देगा। किसको देगा दोस्तों? सभापति को देगा। पार्षद को अगर देना है तो वो किसको देगा? सभापति को देगा। लेकिन यहाँ पे अगर सभापति या उपसभापति को देना है तो ये तो बड़ी बात है यहाँ पे। अब तुम ये उपाध्यक्ष मत समझना कि वो अध्यक्ष को देने, सभापति उपसभापति बराबर ही अपने आप में है यहाँ पे। तो ये दोनों जो किसको देंगे? जिला कलेक्टर को। ये दोनों किसको देंगे? जिला कलेक्टर को। ये दोनों किसको देंगे? जिला कलेक्टर को। ये दोनों किसको देंगे? जिला कलेक्टर। तो क्या याद रखना है तुम लोगों को? नगर पालिका तथा नगर परिषद के अंदर जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये जो आपका पार्षद जो है और पार्षद जो है, इन पार्षद का क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और इनको जो है वो दोस्तों अगर त्याग पत्र देना हो तो ये किसको देंगे? आपके सभापति जी को त्याग पत्र दे देंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे उपसभापति और दोस्तों आपके सभापति साहब हैं, उपसभापति और सभापति जी है, इनका जो है वो इलेक्शन होता है, वो अप्रत्यक्ष इलेक्शन होता है। और अगर इन्हें त्याग पत्र देने की इच्छा हुई तो ये दोस्तों जो है वो दोनों किसको देंगे? जिला कलेक्टर को देंगे। किसको देंगे? जिला कलेक्टर को देंगे। किसको देंगे? जिला कलेक्टर। आगे बात समझ में? क्लियर? श्योर? पक्की बात? और तो नहीं हो रहे तुम लोग? बता देना मेरे को तो तुम्हें लगे तो। बहुत है ऐसे का, होती है वो, तुम चेयरमैन अगला। अब अगली बात क्या है? इनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इनको हटाने के लिए लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। इनको हटाने के लिए लाया जा सकता है और लाया जा सकता है, वो सेम ही चीज। वहां पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सरपंच उप सरपंच, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख, पंचायत समिति में प्रधान या उप प्रधान, उनके लिए लाया जा सकता था, वैसे ही इनके लिए लाया जा सकता है। पर रूल क्या है दोस्तों? आपका जो अविश्वास प्रस्ताव जो होगा वो प्रारंभ के 2 वर्ष में नहीं लाया जा सकता। प्रारंभ के 2 वर्ष में नहीं लाया जा सकता। अंतिम 6 माह में नहीं लाया जा सकता। अंतिम 6 माह में नहीं लाया जा सकता। और दोस्तों जब लाया जाता है तो 3/4 बहुमत से पारित होना जरूरी है। और एक बार लाए जाने के बाद में वापस अगर असफल हो जाए तो 1 साल तक नहीं लाया जा सकता। तो सर ये बात तो पढ़ी हुई है तो जायज ही बात है। अगर तुम लोग योग्यता देखोगे तो वही 21 वर्ष, मतदाता सूची में नाम, और वही नवंबर 1995 के बाद में 200 अधिक संतानें नहीं होनी चाहिए। क्लियर? श्योर? बस तो और क्या चाहिए। हाँ भाई पूरा पढ़ेंगे, ऐसे नहीं है तुम लोगों को जल्दी सर आज इतना बहुत है इतना बहुत है, काम नहीं चलेगा। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा भाई। चलें आगे। नगर पालिका, नगर परिषद, क्लियर?
श्योर? अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कल बताया था ना, हटाने के लिए प्रारंभिक 2 वर्षों में नहीं लाया जा सकता, अंतिम 6 माह में नहीं लाया जा सकता, 3/4 बहुमत के द्वारा पारित होना जरूरी होता है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, कल करेंगे नगर निकाय कंप्लीट। ओके, ना कोई जरूरी नहीं देख, आज के लिए इतना बहुत है। 1 घंटा हो गया क्या? कल करेंगे, कल पूरा कर लेंगे ये टॉपिक। कल शाम को तैयार रहना, कल पूरा कर लेंगे ये टॉपिक। परसों से अपन जो है वो सीएम चालू कर दें। ठीक है? अरे जा कहाँ रहे हो तुम लोग? अपने साथ वालों को बता देना बेच आ रहा है, तुम लोग नहीं बताओगे और कौन बताएगा? हाँ, तो आपका जो है वो बेच आ रहा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। आरएस के लिए उदय बेच, प्री प्लस मेंस के लिए, और केवल प्री की तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए उड़ान बेच। हाँ, और पटवार वीडियो की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए पटवार वीडियो संयुक्त बेच। आज टाइम नहीं मिला चश्मे के लिए, कल आएंगे। तो अपने साथ वालों को कृपया करके बताएं अपने संस्थान के बारे में। हाँ, उदय बैच आप लोगों के लिए है ही, और उड़ान बैच प्री के लिए, उदय बैच प्री प्लस मेंस दोनों के लिए। महीने में एक ही बैच आता है, तो कृपया करके अपने साथ वालों को जरूर। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।